आज के पाठ का विषय है प्रयोगवाद और नई कविता। इस पाठ के अध्ययन के उपरांत आप प्रयोगवाद और नई कविता के अंतर को पहचान सकेंगे। प्रयोगवाद पर ब्रिटेन के नए कवियों के प्रभाव को जान सकेंगे। नई कविता के आत्मदर्शन से परिचित हो सकेंगे तथा लघु मानव और विराट जीवन सत्य को समझ सकेंगे। प्रयोगवाद आधुनिक हिंदी साहित्य इतिहास में प्रगतिवाद के बाद आया। प्रगतिवाद का प्रारंभ सन 1936 ईस्वी के प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन से हुआ और प्रयोगवाद की चर्चा तार सप्तक 1943 के प्रकाशन से शुरू हुई। प्रगतिवादी वस्तुवादी थे तो प्रयोगवादी रूपवादी, बल्कि प्रगतिवादी समझे जाने वाले लेखकों ने ही प्रयोगवादियों को कलावादी कहा। प्रयोग तो सभी करते हैं, जिन्हें प्रगतिवादी होने का गौरव प्राप्त है वे भी क्या कम प्रयोगशील थे। परंपरा और वैयक्तिक प्रतिभा के द्वंद्व और तनाव पर विमर्श होता रहता है। प्रयोगवाद को छायावाद और प्रगतिवाद की प्रतिक्रिया के रूप में भी देखने का प्रचलन है। याद करें तार सप्तक के कवि गिरजा कुमार माथुर को, जिनकी विख्यात पंक्तियां हैं, हो चुके हैं सभी प्रश्नों के सभी उत्तर पुराने, खोखले हैं व्यक्ति और समूह वाले, आत्मविज्ञापित खजाने पड़ गए हैं झूठे समन्वय, रह न सका तटस्थ कोई, वे सुरक्षा की नकाबें, मार्ग माध्यक के बहाने हूँ प्रताड़ित, क्योंकि प्रश्नों के नए उत्तर दिए हैं, है चरम अपराध क्यों मैं लीक से इतना अलग हूँ। इसमें व्यक्ति वाले छायावादी हैं और समूह वाले प्रगतिवादी। माथुर उन्हें पुराना कहते हैं। वे दरअसल आत्मविज्ञापन ही करते थे, पर समन्वय का झूठा दावा भी करते जाते थे। उनका तटस्थ होना मुखौटा धारण करने जैसा था। नया कवि पुराने सवालों के भी नए जवाब देता है। वह निष्ठा को मूर्ख और प्रतिष्ठा को आडंबर कहता है। नए कवि में उपलब्धि की आंच तीखी होती है। इससे पुराने का शंभु धनुष टूटता है तो टूटे। नया कवि तोड़ने को प्रतिश्रुत है। प्रसंगवश रघुवीर सहाय की पंक्तियाँ ध्यातव्य हैं। कितना अच्छा था छायावादी, एक दुख को लेकर वह एक गान देता था। कितना अच्छा था प्रगतिवादी, हर दुख का कारण वह पहचान लेता था। कितना महान था गीतकार, जो दुख के मारे अपनी जान लेता था। कितना अकेला हूँ मैं इस समाज में, जहाँ सदा मरता है एक और मतदाता। इसमें प्रयोगवादी की चर्चा नहीं है। छायावादी, प्रगतिवादी और गीतकार रघुवीर सहाय के व्यंग के आलंबन बने। इसमें मैं समाज में अकेला है, उसकी मौत एक मतदाता की मौत है, क्योंकि वह स्वाधीन भारत के लोकतंत्र का नागरिक है, इसलिए उसके दुख का कारण कुछ अलग है। प्रयोगवाद नदी की धारा नहीं, आज उसके एक द्वीप की तरह प्रतीत होता है। उसने छायावादी कवि को व्यक्तिवादी समझने की कोशिश की, जो सच नहीं है। पूरा सच यह है कि छायावादी व्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व के धनी कवि हैं। उसके हर कवि का अपना एक कमाया हुआ जीवन दर्शन है। प्रयोगवाद को डॉक्टर नामवर सिंह ने उत्तर छायावाद की समाज विरोधी अतिशय व्यक्तिवादी मनोवृत्ति का बढ़ाव कहा है। संभव है वह भी अपने ढंग से सत्यान्वेषी ही हों। अज्ञेय ने जिसे राहों का अन्वेषी कहा है और जिसकी उपमा मोती खोजने वाले गोताखोर से की है, जो सत्य को प्राप्त करने के लिए समुद्र की अतल गहराई में जाने का जोखिम उठाता है, वह वस्तुतः एक राजनीति निरपेक्ष मनोगत संघर्ष तक ही सीमित है। प्रयोगवाद सुरक्षित और स्वायत्त कविता रचना की प्रवृत्ति है। उसमें उदात्त का निषेध है और सब कुछ के प्रति एक गंभीर दृष्टिकोण है। प्रयोगवाद के प्रेरक नित्से हो सकते हैं, जिन्होंने पुनः पुनः एक जर्मन शब्द वर्सच का प्रयोग किया, जिसका अंग्रेजी पर्याय एक्सपेरिमेंट होता है। यदि डॉक्टर नगेंद्र की माने तो प्रयोगवादी ने दुरूहता को महत्व दिया है और साधारणीकरण का परित्याग कर दिया है। वे उपचेतन अनुभव के खंड चित्र प्रस्तुत करते हैं और नूतनता का उनका मोह सर्वग्रासी हो चला है। उनकी शब्द योजना वैचारिक अव्यवस्था को प्रतिबिंबित करती है। प्रयोगवादी न भौतिकता में आस्था रखते हैं न आध्यात्मिकता में। प्रयोगवादी कविता के कुछ उदाहरण द्रष्टव्य हैं। वंचना है चांदनी सित, झूठ हुआ आकाश का निरवधि गहन विस्तार, शिशिर की राका निशा की शांति है निस्सार, मूत्र सिंचित मृत्तिका के वृत्त में 3 टांगों पर खड़ा नतग्रीव धैर्य धन गधा, कुंठाओं की रात घिर गई,
फटा फटा फीका सा चंदा आ बैठा है आसमान की इस सूनी लंबी दीर्घा में। अलग तटस्थ पर्यवेक्षक सा जितने भी पथ थे सबकी परिणति होती है अंधियारे में। प्राणों के पंथी सहमे सिमटे बैठे हैं गलियारे में। आज हवा में कुछ बागीपन, कुछ कुछ और नया ही रंग। भूलो जीर्ण पुरातन सब कुछ, अब नवीन का कर लो संग। अब वैराग्य नया ही होगा, नई फकीरी अभिनव जोग, और जंग खाई सी सरियल रूढ़ श्रृंखला होगी भंग। मलारमे ने लिखा था, अपाहिजत्व की देवी ओ आधुनिक कल्पना, मैं तुझे अपने जीवन की ये थोड़ी सी पंक्तियाँ समर्पित करता हूँ जो कृपा के उन क्षणों में लिखी गई हैं जब तूने मेरे भीतर सृष्टि के प्रति नफरत और नितांत न कुछ के प्रति बंजर प्रेम का स्फुरन नहीं किया। हिंदी के प्रयोगवादी काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं, बौद्धिक विश्व के नागरिक हैं। उनके मन में यह बात बैठी हुई है कि नवीनता का वाहक शिल्प है, भाषा है, भंगिमा है। वे बात को प्रभावशाली ढंग से कहने के बारे में सोचते हैं पर कह नहीं पाते। उन्हें जो कहना है कविता में ही कहना है। यह उनका सराहनीय विकल्प है, पर इसके लिए वे सार्थक प्रयास नहीं कर रहे हैं। वे छायावाद का यह कहकर उपहास करते हैं कि मैं सुनता रहा मधुर नुपुर धुन, यद्यपि बजती थी चप्पल। पर वे क्या कह रहे हैं स्पष्ट नहीं होता। प्रयोगशील दृष्टि का सूत्रपात इस धारणा से हुआ कि पूर्व निश्चित कोई भी बात सत्य तक पहुँचने या पहुँचाने को समर्थ नहीं। यह बात विरोध बहुत कुछ 19वीं सदी के उत्तरार्ध के यूरोपीय चिंतन की उस घटना की तरह है जिसमें हीगेल के सुदृढ़ एवं विराट सिस्टम के विरुद्ध व्यापक प्रतिक्रिया। विद्रोह करने वालों में एक ओर किरकेगार्ड, शोपेनहावर और नीत्शे जैसे व्यक्तिवादी विचारक थे, तो दूसरी ओर मार्क्स, एंगेल्स जैसे सामाजिक आर्थिक वैषम्य के विरुद्ध साम्यवादी व्यवस्था के बारे में लिखने सोचने वाले चिंतक थे। दार्शनिक सिस्टम के विरुद्ध विद्रोह की व्यापक लहर यूरोप में दूसरे महायुद्ध के बाद भी फैली, जिसका आभास अस्तित्ववाद की लोकप्रियता से चल सकता है। हिंदी में प्रयोगवाद को लेकर जिन आलोचकों ने पहले गंभीरता से विचार किया, उनमें नामवर सिंह अग्रणी हैं। उन्होंने वाद और व्यवस्था के प्रति विद्रोह के अतिरिक्त सत्य के लिए निरंतर अन्वेषण को प्रयोगवाद की दूसरी विशेषता कहा है। यानी प्रयोगशील होना अनुसंधानरत होना है। विज्ञान में जिसे ट्रायल एंड एरर पद्धति कहते हैं, जीवन तथा साहित्य में प्रयोगशील कवि उसी को आदर्श मानते हैं। कोशिश करना और गलती होने पर उससे सबक लेकर फिर कोशिश करना, यही है जीवन के साथ प्रयोग। इस जीवन दृष्टि के अनुसार सारा जीवन प्रयोगों का एक सिलसिला है। हिंदी के प्रयोगवादियों को प्रेरणा कहाँ से मिल रही थी? इस संबंध में समीक्षकों का अनुमान है कि यूरोप में स्टीफन स्पेंडर जैसे साम्यवाद विरोधी कवियों की रचनाएं उत्प्रेरक बनी। 1930 के आसपास साम्यवाद यूरोप में आधुनिकता का मानदंड था, किंतु कालांतर में मार्क्सवाद को अस्तित्ववादियों ने बौद्धिक विश्व से बेदखल कर दिया। ब्रिटेन में कुछ कवियों ने न्यू सिग्नेचर्स नामक एक काव्य संग्रह निकाला, जिसमें ऑडेन, एम्पनसन, जॉन लेमहन, स्टीफन स्पेंडर आदि की कविताएं संग्रहित हुईं। स्पेंडर की ख्याति इसके लिए भी है कि उन्होंने साम्यवाद को द फेल्ड कहा। न्यू सिग्नेचर्स के कवियों में परंपरागत काव्य पद्धतियों से अपर्याप्त समझकर अपने ढंग से नवीन दिशाओं की खोज की। परंपरा के प्रति असंतोष उनके नवोन्मेष का मुख्य कारण बना। 1943 में जब अज्ञेय के संपादन में तार सप्तक निकला, तो उसमें भी न्यू सिग्नेचर की प्रतिध्वनि सुनाई पड़ी। इसके 3 वर्ष बाद अज्ञेय ने प्रतीक के माध्यम से हिंदी नव लेखन को गति दी। तार सप्तक में जिन 7 कवियों की कविताएं संकलित हैं, वे हैं गजानन माधव मुक्तिबोध, नेमिचंद्र जैन, गिरजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल, रामविलास शर्मा, प्रभाकर माचवे और अज्ञेय। ये उस दौर के नए कवि थे और जैसा उनके वक्तव्य और रचनाओं से प्रतिध्वनित होता है, इन्हें अपने मार्ग की तलाश थी। प्रसंगवश भारत भूषण अग्रवाल की कविता पथहीन को याद किया जा सकता है। कौन सा पथ है मार्ग में आकुल, अधीरातुर बटोही ने पुकारा। कौन सा पथ है महाजन जिस ओर जाएं शास्त्र हुंकारा, अंतरात्मा ले चले जिस ओर
बोला न्याय पंडित साथ आओ सर्वसाधारण जनों के, क्रांतिवानी पर महाजन, मार्ग गमनोचित न संबल है न रथ है। अंतरात्मा अनिश्चय संशय ग्रसित, क्रांतिकारी अनुसरण योग्य है न पद सामर्थ्य। इसमें महाजनों येन गतः सपंथा का उल्लेख है। अंतरात्मा के सुझाए मार्ग पर चलना दूसरा विकल्प है और जन पक्षधर होने की एक तीसरी चुनौती भी है। प्रयोगवादी कवि की अंतरात्मा संशयग्रस्त है, अपना मार्ग निश्चित कर पाने में असमर्थ हैं। क्रांति मार्ग पर चलना इतिहास की धारा को आगे बढ़ाना हो सकता है, किंतु प्रयोगवादी कवि के पास पद सामर्थ्य नहीं है। प्रयोगवाद सबसे अलग तटस्थ पर्यवेक्षक का स्वर है। वह मानता है कि जितने भी पथ थे सबकी परिणति अंधियारे में होती है। डॉक्टर नामवर सिंह ने प्रयोगवाद को मध्य वर्ग की चेतना से अभिन्न करके देखा है। उन्होंने इसके कवियों में अज्ञेय और शमशेर को विशेष महत्व दिया है। उनके काव्य से उद्धरण भी दिए हैं, किंतु सच यह है कि प्रयोगवादी सभी हैं। वे आगे चलकर नई कविता के कवि हो चले हैं। इसलिए यह कहना कि प्रयोगवाद नई कविता का शैशव है अन्यथा न होगा। अज्ञेय, मुक्तिबोध, भारत भूषण अग्रवाल, गिरजा कुमार माथुर से लेकर रघुवीर सहाय, केदारनाथ सिंह तक की आरंभिक कविताओं में प्रयोगवाद के लक्षण प्राप्त होते हैं। इस दौरान कुछ कवि यौन कुंठा के मध्य वर्गीय प्रसंगों से कविता करते हैं। शमशेर का कवि के अतिरिक्त चित्रकार होना सर्वप्रथम मुक्तिबोध ने लक्षित किया था, पर ऐसे कई कवि हैं जो कविता में चित्र बनाते हैं। चित्र भी राजा रवि वर्मा जैसे नहीं, उन्हें पिकासो प्रिय हैं। वान गाग और दा विंची जैसे चित्रकारों ने दुनिया के बड़े बड़े कवियों को प्रभावित किया था। हिंदी में प्रयोगवाद के आरंभिक काल अर्थात 1943 से लेकर 1958 तक पर विचार करते हुए नामवर सिंह कहते हैं, प्रयोगवाद के 15 वर्षों का इतिहास व्यक्तिवाद के दो सीमांतों के बीच फैला हुआ है। इनमें से एक सीमांत है मध्यवर्गीय परिवेश के प्रति मध्यवर्गीय कवि का वैयक्तिक असंतोष और दूसरा सीमांत है जन जागरण से डरे हुए कवि की आत्मरक्षा की भावना। कुल मिलाकर यह चरम व्यक्तिवाद ही प्रयोगवाद का केंद्र बिंदु है और विभिन्न राजनैतिक, नैतिक, सामाजिक मान्यताओं के रूप में यह संकीर्ण व्यक्तिवाद अपने को व्यक्त करता रहता है। इस प्रवृत्ति के सबसे सटीक उदाहरण अज्ञेय की आरंभिक कविताओं में मिलते हैं। उनकी इन कविताओं में हमें हारिल का जिक्र मिलता है। इत्यलम के आरंभ में अज्ञेय ने फ्रांसीसी कवि वादले की आइकेरस का विलाप से उदाहरण दिया है। किंतु मेरी भुजाएं टूट गई हैं क्योंकि मैंने उसकी परिधि में मेघों को बांध लेना चाहा। भुजाओं के टूट जाने या संपाति के आकाशच्युत हो जाने के बिंब त्रिशंकु के मध्यवर्गीय विचार से मेल खाते हैं। मध्यवर्ग का कवि कभी अधर में कभी धरती पर दिखाया जाता है, इसलिए भी कि उसका कोई जनाधार नहीं है, पर उड़ने की आकांक्षा है। वह उड़ान पर जाते हुए भी रोमांटिक भावबोध के प्रति सजग है। शुरू में अज्ञेय वैयक्तिक अनुभूति को तरजीह देते हैं, बाद में वे समाज या समुदाय से जुड़ने की कोशिश में वैयक्तिक दुख को वेदना के दर्शन में रूपांतरित कर देते हैं। इस रूपांतरण का गहरा संबंध नई कविता से है। नई कविता का प्रवेशांक 1954 में निकला। दूसरा सप्तक के 3 वर्ष बाद तार सप्तक से प्रयोगवाद की चर्चा शुरू हुई, किंतु जैसा कि डॉक्टर शिव कुमार मिश्र की मान्यता है, 1955 ईस्वी के बाद लिखी गई कविताओं को नई कविता मानना चाहिए। डॉक्टर मिश्र नई कविता का प्रगतिवाद या ओशी काव्य धाराओं से कोई आत्यांतिक संबंध नहीं मानते। नई कविता के संपादक जगदीश गुप्त और नए पत्ते के संपादक लक्ष्मीकांत वर्मा अपनी अपनी पत्रिकाओं के प्रकाशन से नई कविता को विकसित मानते हैं, पर ऐसे विचार अधिक विश्वसनीय प्रतीत होते हैं जिसके अंतर्गत प्रयोगवाद का स्वाभाविक विकास ही नई कविता है। प्रसंगवश डॉक्टर शंभुनाथ सिंह 60 के दशक में ही लिखा था, नई कविता नाम के पीछे एक इतिहास है। सन 1943 ईस्वी में जब एक नए प्रकार और नए ढंग की कविताएं अज्ञेय के संपादकत्व में निकली तो उनके रूप शिल्प संबंधी प्रयोगों को देखकर तथा तार सप्तक के संपादकीय और उसके कवियों के वक्तव्यों में प्रयोग शब्द के बार बार व्यवहार को देखकर हिंदी के आलोचकों ने इस नई काव्य धारा का नाम ही प्रयोगवाद रख दिया। इन कवियों में नवीन प्रयोग की प्रवृत्ति अवश्य बड़ी तीव्र थी। इधर कुछ दिनों से इन कवियों ने अपनी कविताओं के साथ प्रयोगवादी विशेषण न लगाकर इसे नई कविता कहना प्रारंभ किया है। इस प्रकार नई कविता या नई कही जाने वाली कविता प्रयोगवाद की ही विरासत है।
नई कविता को लेकर कई मत हैं। एक मत आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी का है। उनकी मान्यता है कि संवेदना और शिल्प दोनों ही स्तरों पर बच्चन जी नई कविता के प्रारंभ करता है। वाजपेयी जी के इस विचार कि 1936 के बाद रचित समस्त काव्य चाहे उसकी संवेदना और शिल्प का स्वरूप कुछ भी हो नई कविता है, से गिरजा कुमार माथुर और बालकृष्ण राव सहमत हैं। डॉक्टर जगदीश गुप्त और लक्ष्मीकांत वर्मा अपनी अपनी पत्रिकाओं के प्रकाशन काल से नई कविता की उद्भव स्थिति जोड़कर संकीर्ण मत प्रचारित करते हैं। इन तीन मतों से अलग है चौथा मत। इसके अंतर्गत नई कविता प्रगतिवाद और प्रयोगवाद की सामूहिक विरासत है। इन मतों से अलग मुक्तिबोध का अपना मत है। नई कविता वैविध्यमय जीवन के प्रति आत्मचेतस व्यक्ति की प्रतिक्रिया है। नई कविता का स्वर एक नहीं विविध है। इन परिभाषाओं के अतिरिक्त तीन अन्य मत भी उल्लेखनीय हैं। सुमित्रानंदन पंत, डॉक्टर जगदीश गुप्त और पंडित विद्यानिवास मिश्र आदि ने प्रसंगवश ही सही नई कविता के संश्लिष्ट शिल्प और विचार वैभव को समझाने में सफलता प्राप्त की है। पंत जी ने नई कविता के प्रवेशांक में अपने विचार व्यक्त किए थे। नई कविता ने मानव भावना को छायावादी सौंदर्य के धड़कते हुए पलने से बलपूर्वक उठाकर उसे समुद्र की उत्ताल लहरों में पैंग भरने के लिए छोड़ दिया है, जहाँ वह साहस के साथ सुख दुख और आशा निराशा के घात प्रतिघातों में बढ़ते हुए युग जीवन के आंधी तूफानों का सामना कर सके। अंतर्वेदना से मुक्त होकर सामाजिक व्यवस्था के अनुभवों में परिपक्व बन सके। नई कविता विश्व वर्चस्व से प्रेरणा ग्रहण करके आज के प्रत्येक पल बदलते हुए युग पट को अपने मुक्त छंदों के संकेतों की तीव्र मंद गति लय में अभिव्यक्त कर मानव के लिए नवीन भावभूमि प्रस्तुत कर रही है। नई कविता के एक प्रतिनिधि प्रवक्ता रहे हैं डॉक्टर लक्ष्मीकांत वर्मा, जिनकी एक उल्लेखनीय पुस्तक है नई कविता के प्रतिमान। किंतु नई कविता के संबंध में उनकी स्थापना हिंदी साहित्य कोश भाग 1 से ली गई है। नई कविता आज की मानव विशिष्टता से उद्भूत उस लघु मानव लघु परिवेश की अभिव्यक्ति है जो एक ओर ओज की समस्त तिक्तता और विषमता को तो भोग ही रहा है, साथ ही इन समस्त तिक्तताओं के बीच अपने व्यक्तित्व को भी सुरक्षित रखना चाहता है। नई कविता के संबंध में पंडित विद्यानिवास मिश्र के विचार अधिक सुचिंतित जान पड़ते हैं। उनके मत में नई कविता, यह नाम कुछ भ्रामक जरूर है, पर प्रयोग के वाद बन जाने पर यही नाम कुछ सुविधाजनक प्रतीत हुआ। वैसे इस नई विशेषता की सार्थकता केवल इतनी है कि इस कविता धारा ने काव्यगत प्रतिमानों को पुनर्जीवीकरण कर दिया। आज की नई कविता की पहली विशेषता है जीवन के आस्वादन में विश्वास। नई कविता का दूसरा लक्षण है पार्थिव जगत की समग्रता का ग्रहण। नई कविता की तीसरी विशेषता है उसकी प्रश्नाकुलता। नई कविता की चौथी विशेषता है भाव संकुलता के अनुरूप लय तथा भाषा का अन्वेषण। नई कविता के बाद आधुनिक हिंदी कविता का विकास और कविता के रूप में लक्षित हुआ, किंतु इस दौरान डॉक्टर जगदीश गुप्त ने 40 काव्य आंदोलनों की सूची बना दी। सनातन सूर्योदयी कविता से लेकर आँख कविता तक 1959 में तीसरा सप्तक भी अज्ञेय के संपादन में प्रकाशित हुआ। उसमें केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण, विजय देव नारायण शाही और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना आदि की कविताएं संकलित हैं। 1962 में चीन ने भारत की उत्तरी सीमाओं का अतिक्रमण किया। पूरा देश आंदोलित हो उठा। उस वक्त राष्ट्रीय भावधारा की कविताओं का महत्व बढ़ गया था। एक दशक बीतने के पहले ही बांग्लादेश बन गया। देश की राजनीति में गैर कांग्रेसवाद को 1967 में आंशिक सफलता मिली, पर विरोधी पुनर्मुस्कोभवा के उदाहरण सिद्ध हुए। देश की जनता को न सत्ताधारी से उम्मीद रही न विरोधी से। राजनीति मात्र से मोहभंग की कविता है समकालीन कविता, किंतु उसकी राजनीति निरपेक्षता भी जनपक्षधर कला समझी गई। इस संपूर्ण परिदृश्य को सामने रखें तो नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियों को समझा जा सकता है। नए कवि अपने काव्यारंभ में प्रयोगशील रहें, किंतु कालांतर में वही परिपक्व और सजग होकर नई कविता को समृद्ध करते हैं। प्रयोगवादी कविता का नई कविता के रूप में विकास दोनों ही स्तरों पर हुआ है, कथ्य और संरचना दोनों स्तरों पर। याद करें मुक्तिबोध को, अर्थ खोजी प्राण ये उद्दाम हैं, अर्थ क्या यह प्रश्न जीवन का अमर, क्या तृषा मेरी बुझेगी इस तरह, अर्थ क्या ललकार मेरी है प्रखर। जीवन की सार्थकता को लेकर प्रश्नाकुल कवि
अपनी परम अनिवार्य आत्मसंभवा अभिव्यक्ति की तलाश में आगे बढ़ता है तो उसे रक्तलापित आत्मा का संकल्प स्वर सुनाई देता है। अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब। मुक्तिबोध की पंक्तियां भी अंधेरे में ही आती हैं। कविता में कहने की आदत नहीं पर कह दूं, वर्तमान समाज में चल नहीं सकता, पूंजी से जुड़ा हृदय बदल नहीं सकता। मुक्तिबोध नई कविता के प्रवक्ता नहीं हैं, यद्यपि उन्हें नई कविता के कवियों द्वारा स्वानुभूत यथार्थ के अनादर की चिंता अधिक रही है। उनकी तुलना में अज्ञेय की भूमिका बड़ी है। अज्ञेय की चिंता उपमानों के मैले हो जाने को लेकर अधिक प्रचारित की जाती है। उपमान मैले हो गए हैं, देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कूच। लिखने वाले कवि ने यह भी लिखा है, फूल कचनार के प्रतीक मेरे प्यार के। अज्ञेय की एक शुरू की कविता है माहीवाल से। क्रौच बैठा हो कभी वल्मीक पर तो मत समझ, वह अनुष्टुप बाँचता है संगनी स्मरण के। जान ले वह दीमकों की टोह में है, कवि जनोचित न हो चाहे यही सच्चा साक्ष्य है। मुक्तिबोध कविता में कहने की आदत नहीं लिखते हैं और अज्ञेय कवि जनोचित न हो चाहे यही सच्चा साक्ष्य है का दावा करते हैं। यहाँ दोनों मिल जाते हैं, इसलिए सब समय अज्ञेय बना मुक्तिबोध का द्वंद्व और तनाव ढूंढना सम्यक नहीं। नई कविता में कुछ तो ऐसा है ही कि परवर्ती मुक्त छंद में रचित तमाम कविताओं को हिंदी में नई कविता कहा जाने लगा। मंचों पर जो गाकर सुनाते हैं उन्हें गीतकार और जो मुक्त छंद की कविता पढ़ते हैं उन्हें नई कविता का कवि कहा जाने लगा। उत्तर आधुनिक दौर में गीत और कविता की अलग अलग परंपराएं कम से कम मौखिक रूप में तो मिलती ही हैं। गीत की परंपरा में नवगीत, जनबोधि गीत और अगीत आदि का उल्लेख किया गया है, तो कविता की परंपरा में नई कविता, अकविता और समकालीन कविता की चर्चा होती है। यह भिन्न संदर्भ है कि आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास इस विभाजन को स्वीकार नहीं करता है। नई कविता के कवियों में व्यापक रूप से जो कवि विमर्श के केंद्र में रहे हैं वे हैं अज्ञेय, मुक्तिबोध, रघुवीर सहाय, केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण, धूमिल, राजकमल चौधरी, सर्वेश्वर, विजय देव नारायण शाही आदि। इस परिदृश्य में शमशेर, धर्मवीर भारती, नरेश मेहता का योगदान भी विचारणीय है। जाहिर है यह संख्या छायावाद और प्रगतिवाद के कवियों की संख्या के मुकाबले एक बड़ी संख्या है। नई कविता की प्रवृत्तियों का निर्धारण अमूमन कवियों की कविताओं के आधार पर ही किया जाता रहा है। ये प्रवृत्तियां हैं लघु मानव, लघु परिवेश की अभिव्यक्ति, क्षणबोध, आत्मसत्य और अंतनिष्ठा, कविता के नए प्रतिमान, लोक संवेदना और सामाजिक कार्य, बौद्धिकता, राजनीतिक चेतना और मोहभंग, नवीन भाषा संरचना का आग्रह आदि। नई कविता की इन प्रवृत्तियों का शील स्वभाव प्रयोग धर्मिता के व्यापक संदर्भ में लक्षित होता है। अब धारणा यह है कि प्रयोगशील हुए बिना गद्य हो या पद्य चेतना के स्तर पर अग्रगामी अभिव्यक्ति का संवाहक नहीं हो सकता। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि नई कविता प्रयोगवाद का विकास है। नई कविता में परंपरा के प्रति विद्रोह की भावना है। प्रयोगवाद पर ब्रिटेन के न्यू सिग्नेचर्स का प्रभाव है। प्रयोगवादी कवि बौद्धिक विश्व के नागरिक हैं। नई कविता में नवीन भाषा संरचना का आग्रह है।